हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? स्वागत है बेटा सभी का मंथन बैच में। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? एकदम फ्रेश स्टार्ट है। बिल्कुल। चलो नीट 2027 के लिए बेटा आज से अपन प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? और बेसिक मैथमेटिक्स का आज आपका लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले एक बार बताइए कि सभी लोग कैसे हैं भाई? सभी लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, फिर मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, है ना? सभी लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से हैं? यहाँ देखो, पूरे भारत भर से देखो, यूपी, प्रयागराज, उत्तराखंड, बिहार, प्रतापगढ़, समस्तीपुर, बिहार, अच्छा मुजफ्फरनगर। क्या बात है, क्या बात है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, चलो एमपी, कश्मीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके हवाले हैं सर। नहीं सर बेटा, हवाले नहीं, मिल करके अपन मेहनत करेंगे, टेंशन मत लो। पूरा प्लानिंग देखो कुछ प्लानिंग मैंने कल यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से इस बैच के अंदर चलने वाले हैं। तो ये एक लेक्चर है, देखो मैं लेक्चर में टाइम फालतू का ज्यादा इधर उधर का वेस्ट नहीं करता हूँ। फिर भी बेसिक, हम आज पहला लेक्चर है तो आइडिया देंगे कि हम किस तरीके से चीजें फॉलो करेंगे और कैसे कैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर भी आप वो वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा, वो एक प्रकार से आपका ओरिएंटेशन था, है ना? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरियाणा के हैं, क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो मैं अपने बारे में बता देता हूं बेटा। माई सेल्फ आशीष चौधरी, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने बीटेक किया बेटा आईआईटी रुड़की से 2016 में, मतलब 12 से 16 वाले बैच से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी स्ट्रीम थी, और 16 के बाद से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी जगह फिजिक्स पढ़ाया है ना? और बेटा ऐसे बैचेज में भी पढ़ाया है जहां पे मतलब टॉप रैंकर्स पढ़ते हैं, और ऐसे बैचेज में भी पढ़ाया है जहां पे मतलब नॉर्मल एवरेज बच्चे पढ़ते हैं। नीट में भी पढ़ाया है, जेई में भी पढ़ाया है। मतलब मेरा यही रहा है कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तो हर साल ऐसा होता है, ऑलमोस्ट नीट और जेई दोनों बैचेज लेता हूँ। लेकिन पिछले जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 2023 से, 23 24 ऐसे, 23 से पढ़ा रहा हूं, तब से नीट ही पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन के अंदर। लो साउंड पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि बेटा मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑडियो कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली ये लेता है यहाँ से, है ना? चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साउंड इंक्रीज करने का मतलब यही है कि बस अपना कान घुमा के मैं थोड़ा तेज बोलने लग जाऊंगा तो आपके पास आवाज ज्यादा आ जाएगी। थोड़ा कम करूंगा तो बस यही है मेरे पास साउंड कंट्रोल करने के लिए, है ना? नहीं वैसे ठीक है, आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए। चलो शुरू करें, है भाई? अब आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर क्या यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं? सर आप तो आईआईटीएन हो, आपको तो ऐसे सब कुछ चीजें आसान ही लगती होंगी, आप तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से करा दो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आईआईटीएन हूं, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि मतलब मैं जब गांव से निकला था ना, तो मुझे सीरियसली बताता हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करो कि मुझे इवन ओड नंबर क्या होते हैं ये भी नहीं पता था। इंग्लिश मीडियम से नहीं था, हिंदी मीडियम से था। तो मुझे पता है कि एक बच्चे के दिमाग में ये होता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, डर डर रहता है। आज सबसे पहले दिन में वो डर हम दिमाग से निकाल के साइड में रख देते हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता है तो आप पूछो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी मैं आपको डांटूंगा तो पता है किस चीज पे डांट दूंगा? मैंने आपको कोई चीज बताई और आप नहीं करके लाए,
मैंने कहा होमवर्क है करके लाना, आप नहीं करके लाए। मैंने कहा है देखो आज ये पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करके आना, कल पूछूंगा, आप नहीं करके आए, मैं डांट दूं। और वहां डांटना बनता भी है, बट मेरे डांटने से आपको डरना नहीं है, आपको जरूर फील करना है कि हाँ सर हमने गलती कर दी। बाकी जो जहां चीज, जहां मन में जो डाउट आता है आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा बताएंगे कैसे डिस्कस करेंगे। और इस बार कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा के लिए मैंने खुद से सोचा है कि क्यों ना यार एक काम किया जाए, अब प्रॉपरली आपको हर दिन का होमवर्क क्लास का भी दिया जाए। मैं मोस्टली देता ही हूं क्लास में होमवर्क, लेकिन अब से रूटीन में उसको प्रॉपर तरीके से हर क्लास में होमवर्क वाला काम करना स्टार्ट करेंगे अपन। इससे क्या होता है कि आपके मन में ये रहेगा, मैं आपके स्टडी आवर्स में भी एक टाइम ऐसा निकालूंगा जहां आप होमवर्क क्वेश्चंस करोगे ही करोगे, उसके बहाने आप नोट्स को रिवाइज कर लोगे कि यार सर ने क्या पढ़ाया था आज। ठीक है, चल लेक्चर ड्यूरेशन कितना रहेगा? देखो बेटा अपनी अभी आते हैं, रुक जाओ यार, मैं सब कुछ लाया हूं यार, तुम मुझे एकदम से पहले खींच लेते हो ऐसे, है ना? हाँ देखो टेंशन मत लो, सारी चीजें होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन सबसे पहली जरूरी चीज जो है ना, आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि यार बिना फालतू में जो फिजिक्स से डर है ना वो नहीं लाओगी। डरना नहीं है, ना फिजिक्स से ना एसीपी सर से, ठीक है ना? हाँ, जहां डाउट है पूछो, उसे सोल्व करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हो करो, नहीं होते हैं कोई बात नहीं। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई एक डीपीपी ऐसी उठा लिए, एक कहीं से भी कोई क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिसमें नहीं बन रहे, हमसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। बेटा नहीं बन रहे का मतलब ये नहीं होता तुम्हें कुछ नहीं आता, हो सकता है वो लेवल तुमने थोड़ा ज्यादा पकड़ लिया हो, या तो थोड़ा उससे कम लेवल पे जाओ, या फिर उनके सॉल्यूशन समझो। आप 10 क्वेश्चन करो नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ, तो 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझो, फिर करो। धीरे धीरे वो जो लेवल अप क्वेश्चन है वो भी आपसे बनने लग जाएंगे। डाउट कैसे पूछे क्लास में? तो आप जैसे आपने अब जैसे आपने पूछा डाउट कैसे पूछे, तो मैंने देख लिया यहाँ पे तुरंत। मैं मोस्टली कमेंट देखता हूं, अभी तो क्या है कि स्टार्टिंग में जोश होता है धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट करने का, तो वो तेज चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जोश आपका भी ठंडा हो जाएगा। जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो जहां जब आपको जो डाउट आता है आप बोलेंगे और वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा यदि लेक्चर के बाद डाउट आता है तो आस्क डाउट करके एक ऑप्शन आता है आपके ऐप के ऊपर ही, आप वहां से सारे डाउट पूछो ना। आपको जो डाउट आता है, जिस क्वेश्चन में डाउट आता है, फोटो खींच के डालो उसमें, वो तुरंत आपको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, वो पूरा समझाने के बाद आप उसको कहोगे ना कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दो यार, 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकाल के दो सेम, वो उस पैटर्न के क्वेश्चंस भी निकाल के देगा। यूज तो करो। पता है टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी वही के वही अटके हुए हैं, हम यूज ही नहीं करते हैं। उन सब चीजों को यूज करोगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे सब कुछ। मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना तो कर सकता हूं ना। इवन 10th क्लास से भी नीचे की चीजें पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैं मान के चलूंगा कि आपको 10th तक का नॉलेज है, इससे ज्यादा नहीं। आपको 10th तक का नॉलेज सफिशियंट है मेरे लिए। मैं नहीं कहूंगा कि आपको 11th-12th का नॉलेज होना चाहिए, आप तो ड्रॉपर बच्चे हैं, आपको तो ये पूरा आना चाहिए, नहीं। 10th तक का नॉलेज मैं आपसे डिमांड करूंगा, जहां पे आपको छोटी छोटी चीजें, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीजें हैं, इक्वेशन सोल्व करना, और वो भी मैं सिखाऊंगा। उनको भी कैसे स्मार्टली सोल्व किया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है? हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आता है सबसे पहले बच्चों को कि सर नोट्स का बता दीजिए, नोट्स का क्या करना है, क्या दोबारा नोट्स बनाने हैं क्या? यार एक बात बताऊं, यदि आप मेरे से पढ़े हो तो दोबारा से पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि इस बार मैं कोई नया ही टॉपिक पढ़ा दूंगा, टॉपिक तो वो ही है, नीट का सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, और लास्ट ईयर ऐसा तो है नहीं मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारे टॉपिक आपके पास है, सब कुछ है। ज्यादा से ज्यादा हम कुछ क्वेश्चंस प्लस माइनस करते हैं, तो जहां कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं उन क्वेश्चंस को वैसे सोल्व कर लो। तो नोट्स उनको तो नहीं बनाने, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं
उन बच्चों के दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। देखो ज्यादा अच्छा तो रहता है कि आप नोट्स बनाएं, जैसे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जिन्होंने अभी पहला ड्रॉप लिया या पहला ड्रॉप लिया था, अब सेकंड ड्रॉप है, तो उन बच्चों को तो मैं जस्ट ये कहूंगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, थोड़ा सा स्पीड में लेके आओ हाथ को, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ। लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है कि सर मेरे को तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है नोट्स से, प्लीज सर इस चीज से मुझे बचा लो, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उस नोट्स बनाने के टाइम को कहीं ना कहीं पक्का प्रैक्टिस में यूटिलाइज करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्लास में डेडिकेशन। एक्चुअल में दिक्कत पता है क्या होती है, जब आप नोट्स नहीं लिखते हो ना क्लास में, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, मुझे पता है। आपको लगेगा कि ये सर यार सर तो बोर्ड पे लिख रहे हैं, मैं बैठ के ही देख रहा हूं, ऐसे तुम्हें ऐसा लगेगा। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि नोट्स बनाना बेटर होता है। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे, जिसमें जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर्मूला जो भी आता है वो लिखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं लेकिन जरूर लिखेंगे। जब तक पेन नहीं चलाओगे दिमाग में छपेगा नहीं, पहले बता रहा हूं, सब ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। आपको लगेगा अच्छा ये मेरे को आता है, फिर आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा, और लिटरली बता रहा हूं बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जो नहीं बना रहे हैं वो भी प्रॉपरली रफ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जहां मैं लिख रहा हूं कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, जो मान लो कह रहे हैं कि सर नोट्स बनाने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो उसके लिए मैंने देखो पूरे नोट्स जो है मैं वैसे भी पब्लिक कर रखे हैं मैंने। मैं नोट्स छुपाने की चीज नहीं है, नोट्स मैं सबको दिखा देता हूं। मैंने टेलीग्राम पे सब बच्चों को प्रिंटेबल फॉर्म में करके दे रखे हैं, मैं दोबारा से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम है एसीपी सर ऑफिशियल के नाम से, उस पर मैं दोबारा से नोट डाल दूंगा। और जो बच्चा शायद जो मेरे को पहली बार देख रहा है कि सर क्या आप जो पढ़ाते हो क्या उससे आता है क्या, क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि देखो मैंने पढ़ाया वो ही एग्जाम में आया, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स मेरे पब्लिक कर रखे हैं कि भाई ये नोट्स हैं, ये मैंने पढ़ाया था, चलो मिला लो। आप इस साल का नहीं किसी भी साल का पेपर उठा के मिला लो कि कितने क्वेश्चन नोट्स हैं। कभी भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सारे नोट्स से नहीं आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं और वो आते हैं, सेम लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं आती है। 45 में से हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जैक्ट लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे, लेकिन सारे नहीं मिलते। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास में करवाए जाते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको जरूर नोट्स में मिल जाएंगे। तो वो सारे नोट्स आपके पास है, आप आराम से मैच करा सकते हो, और इस साल का नहीं किसी भी साल का पेपर मैच करा सकते हो। ठीक है, तो वो नोट्स मैं दोबारा से दे दूंगा, आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं, मैंने उसको प्रिंटेबल फॉर्म में करके एक साथ अरेंज करके दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी जो अब मैं पढ़ाऊंगा उनकी तो पीडीएफ आपके पास आएगी आएगी, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा इसके नोट्स की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, आप उससे को भी स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो नोट्स बनाने की बात क्लियर है, पर मेरा सजेशन ये है नोट्स बना सकते हो तो बनाओ साथ साथ। ठीक है, ये कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि बहुत जो बड़े बड़े लेंथ के क्वेश्चन हैं उनको इग्नोर कर दो, उनको ना लिखो, बाकी सब कर दो। नोट्स नोट्स क्वेश्चन क्वेश्चन अलग कर लेंगे फिर अपन वहां पे। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और ये श्योर हो, जैसे मैं नीट 2026 के पेपर की बात करूं तो देखो इस पेपर में एक क्वेश्चन वो था ना, प्रैक्टिकल बेस आया था, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था एक, क्या था, तो वो वाला एक क्वेश्चन जो है उसको छोड़ करके बाकी 44 क्वेश्चन पूरे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैं खुद बोल रहा हूं कि वो एक प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के डाल दिया जो प्रैक्टिकल में पूछते हैं। जब इस बार मैं वो भी कवर कर दूंगा प्रैक्टिकल वाली, मैं सोच रहा हूं कि इस बार प्रैक्टिकल वाली सारी चीजें एक अलग से कवर कर दूंगा एक लेक्चर के अंदर, तो नो चांस कि वो कुछ ऐसा बाहर जा सकता है। वो क्वेश्चन ही जानबूझ के उन्होंने इस तरीके का डाला था, जो बच्चा एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जाता है तो उसको पता लगता है। चल, क्लियर है? तो आप मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो यहां नहीं करवाया जाएगा। सिलेबस के अंदर की ही चीजें पढ़ाता हूं, सिलेबस के बाहर की चीजें मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है ना? सिलेबस के बाहर कोई रेयर चीजें जो मैं बोल देता हूं कि भाई देखो ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आ सकता है, तो मैं वो पढ़ा देता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं बच्चों को। ठीक है? ओके,
रही बात कॉन्सेप्ट समझाने की, मेरा जो है क्लास में आप देखोगे मोस्टली टाइम इसमें जाता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूं। मैं तीन लेवल पे कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहले आपको वो कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, फिर उस कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे कमांड करवाऊंगा। कमांड इन द सेंस आपको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस डाल करके उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा यहां पे ये कॉन्सेप्ट भी लगना है। मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट जब लगते हैं तो दिमाग में नहीं आता है कि क्या करें, तो वो सारी चीजें यहां पे होने वाली है। बहुत ही देखो, मैं क्लास के दौरान कोई ऐसे फालतू के कहानी वानी वाला काम ज्यादा मैं नहीं करता हूं, कहानियां नहीं सुनाता हूं मैं। पूरा टाइम 2 घंटे का लेक्चर है तो पूरे 2 घंटे के लेक्चर में आपको 1 घंटे 50 मिनट से ज्यादा स्टडी ही होगी। 2 3 5 मिनट अपन कभी बात कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। ठीक है, ओके, डन। आर यू एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट क्लास? है भाई, आर यू एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट क्लास? आप अपना टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए बेटा, टेंशन मत लो, अपन बहुत सारे सेशन करेंगे, मैं अपना टेलीग्राम लिंक का वो बारकोड भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, ये तो आज अपना जस्ट पहला सेशन है, एसीबी सर ऑफिशियल नाम से है, मिल जाएगा आपको। हाँ चलो, मंथन अचीवर कब स्टार्ट होगा? हो जाएगा बेटा, उसका भी आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, आज के पहले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स का पहला सेशन है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं सिखाऊंगा, जैसे फंक्शन क्या होता है, फिर कॉमन लेना सिखाऊंगा। कॉमन लेना थोड़ा सा मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मतलब बेसिक नहीं है कि जस्ट ये कॉमन ले लिया, थोड़ा अच्छा वाला कॉमन लेना सिखाऊंगा जहां आप अटकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उससे आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले आप, आज आपका पहला सेशन है तो देखो आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको करनी है। ये एक बारकोड है, अभी मत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उस पीडीएफ में ये स्कैनर आएगा, आप इसको स्कैन करोगे तो एक पेज खुल जाएगा जहां पे एक फॉर्म है। वो फॉर्म आप सभी को भरना है, ये स्टूडेंट डिटेल फॉर्म है। ठीक है ना, ये फॉर्म आपको कंप्लीट भरना है। ठीक है, क्लास के बाद भर लेना। ओके, इसके अलावा अपने बैच का ये जो स्कैनर है ये टेलीग्राम का है, इसको स्कैन करोगे तो सीधा वो आपको टेलीग्राम ओपन करवाएगा। यदि आपको आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आप पहले अपने ऐप स्टोर पे जाकर के, प्ले स्टोर पे जाकर के और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपने मोबाइल नंबर डाल के, जो भी अब नॉर्मल हर ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं करके, और फिर स्कैन करोगे तो सीधा आपको टेलीग्राम ओपन करवा देगा। किसी को नहीं पता टेलीग्राम क्या होता है बेटा, टेलीग्राम एक अच्छा चैनल होता है, तरीका होता है बच्चों से कनेक्ट रहने का। जब भी बच्चे हमसे कुछ बोलना चाहते हो तो वहां कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। हमें बच्चों के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई पीडीएफ भेजनी है, लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो ऐप पे भी आती है, साथ साथ टेलीग्राम पे भी आ जाएगी। टेलीग्राम इज लाइक व्हाट्सएप, लेकिन वहां पे हम फाइल भी भेज सकते हैं, बड़ी फाइल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आज करने हैं दोनों। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये आप लोगों के लिए ही है जो बैच के बच्चे हैं। यहां बैच के रिलेटेड और सारी बाकी जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, हम कौन कौन से चैप्टर नीट के सिलेबस में पढ़ते हैं। देखो, हम जिस सीक्वेंस में बढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, यहां पे कमेंट्स के कुछ ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, मैं समझा देता हूं क्या क्या है। यहां कमेंट्स को मैं 3 तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं, चैट्स को आपकी। एक होती है चैट को मैं ऑफ कर दूं, उसमें क्या है आप कुछ टाइप ही नहीं कर पाओगे। जैसे देखो मैं अभी चैट ऑफ करता हूं, मैंने चैट ऑफ कर दिया, अब आप चाह करके भी कुछ मैसेज नहीं लिख पाओगे। ये मैं यूज नहीं करता हूं क्योंकि आपका कोई भी डाउट होगा फिर वो आप कैसे पूछोगे, तो ये मैं यूज नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पे आता है कि मैं चैट को प्राइवेट कर दूं। आप अब आप लिख के देखें, आप कमेंट कर पाएंगे कुछ भी,
XYZ लिख के देखेंगे तो आप मैसेज भेज पाएंगे, आप कमेंट कर पाएंगे, और आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे के मैसेज नहीं आ रहे होंगे। मेरे पास सबका हाय हेलो XYZ आ रहा है, टेंशन मत लो, है ना, आ रहा है मेरे पास आप सभी के मैसेज। इसका मतलब आप मैसेज कर पा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं, तो आप ये परेशान मत होइएगा कि सर को मेरा मैसेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मेरे को सबका मैसेज दिखता है, मैं हर एक मैसेज को देखता रहता हूं। और बैक हैंड पे टीचर भी और भी बैठे रहते हैं लोग, जो बैक हैंड पे भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं यदि आपका कुछ एक्स्ट्रा क्लास से अलग है या कुछ भी ऐसा डाउट है तो। बाकी मैं कर लेता हूं, मैं पूरा आपको जवाब दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पब्लिक चैट। अब जैसे मैं पब्लिक करता हूं तो अब सभी एक दूसरे के मैसेज भी देख पाओगे, जो भी आप मैसेज करेगा वो सभी एक दूसरा लोग देख पाएंगे मैसेज कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या डाउट पूछ रहा है, वो सब चीजें। लेकिन इसकी थोड़ा ड्रॉबैक क्या है, जैसे ये करता हूं तो बच्चे फिर थोड़े से क्या है, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, और सुना क्या हाल है, क्या चल रहा है तेरा, ये। तो वो थोड़ा क्लास में डिस्टर्बिंग होता है। दूसरी बात, जब साइड में बार बार मैसेज आ रहे होते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस होता है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो बेस्ट वे होता है क्लास के अंदर कि आप डाउट भी पूछ पाए और आपके मैसेज दूसरा ना देख सके, सिर्फ आप खुल के डाउट पूछ पाए। ये नहीं, देखो इसमें आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैं डाउट पूछूं या नहीं पूछूं, बच्चे हंसेंगे तो नहीं, क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे कि ये क्या डाउट पूछ रहा है, वो नहीं होगा। अब आप और मेरे बीच में बात है, और आपके और मेरे बीच की बात मैं तीसरे को क्यों बताऊंगा। तो आप खुल के डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन हां, यदि मैंने कहा कुछ करके लाना है होमवर्क, तुम नहीं करके लाए और फिर तुम उसकी कुछ बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हें डांट पड़ सकती। ठीक है, तो ये बेस्ट वे होता है इंटरेक्ट करने के लिए। आप मेरे से बातें कर सकते हैं, मेरे को दिख रहा है, बाकी किसी बच्चे को नहीं दिखेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है क्या? नहीं बेटा, अब अभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप हमने नहीं बनाया, यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, डाउट क्लासेस की बात यह है कि इस बार मैं ये भी थोड़ा सोच रहा हूं कि ड्यूरिंग द सेशन बीच बीच में कुछ डाउट सेशंस भी आपके साथ करूं, जिसमें आप वैसे डाउट भी पूछ सकते हैं सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के अलावा भी डाउट पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी। ओके, चलो आओ बेटा, यहां पे देखो, हम ये पहले दो जो चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, ये ना तो इसके क्वेश्चन नीट में आते हैं, ना इसके क्वेश्चन जेई में, कहीं क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं और बहुत बहुत मजेदार तरीके से, बहुत दम लगा के पढ़ते हैं इनको। रीजन, क्योंकि ये वो चैप्टर्स टॉपिक्स हैं जहां पे पूरा का पूरा ये जो है इन्हीं से समझ में आएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इंटीग्रेशन कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम यहां करेंगे। वेक्टर के बारे में सीखेंगे, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा सब कुछ हम यहां सीखेंगे, ठीक है। तो नो डाउट ये वाला चैप्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत काम आते हैं। फिर यहां से एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर ये काइनेमेटिक्स आ जाता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क पावर कोलिजन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ग्रेविटेशन, फिर सॉलिड फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टीज, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन वेव, इस तरीके से ये पूरा 11th चलेगा। हमारा जो 11th है लगभग आप ये मान के चलो नवंबर स्टार्टिंग में खत्म होता है 11th हमारा। लास्ट ईयर ट्रैक से ही होता है कि हम फिक्स सीक्वेंस में चलते हैं, लगभग नवंबर स्टार्ट या नवंबर मिड, इस साल थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो मिड ऑफ नवंबर तक हम ये खत्म कर चुके होते हैं। ये थोड़ा बड़ा पोर्शन, 11th क्लास का जो पोर्शन है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स वाइज थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद क्लास 12th स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और फिर इस सीक्वेंस में हम ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं सेमीकंडक्टर तक। और हमारा जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर 7 फरवरी के लगभग खत्म हो गया था, इस साल हो सकता है 15 फरवरी तक चला जाए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा
डिले स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है? क्लियर है यहां तक बात? चल, ये तो हो गया हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स हैं। आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक है, चैप्टर्स हैं ये। यहां से अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। हर दिन मैंने जानबूझ के सबसे कह करके मैंने कहा कि भाई फिजिक्स का तो पहला सेशन लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह बच्चे अच्छे बढ़िया आराम से एनर्जेटिक तरीके से उठते हैं और बढ़िया तरीके से फिजिक्स स्टार्ट करें मेरे साथ, फुल 100% कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। तो पहला जो सेशन है वो 8:30 बजे से होगा। अभी आपको टाइम 9:15 तक दिखा रहा है, 1 घंटे 45 मिनट का, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना। ये सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ दिन तक ही मैं ऐसा रखूंगा, फिर ये सेशन जो है हमारा 2 घंटे का हो जाएगा। तो 8:30 से 10:30 बजे हम रेगुलर फिजिक्स का सेशन रखेंगे, 2 घंटे का। मेरी आदत है टाइम पे रहना हूं, टाइम पे रहता हूं बेटा, क्लास में टाइम पे आओ, पूरा टाइम पे छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा सेशन मैं नहीं लेता हूं, बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूं। कोई रेयर ऐसा होता है, जरूरत होती है कि यार आप बहुत ज्यादा जरूरत है, 1-2 सेशन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो मैं कभी कंडक्ट कराता हूं। अदरवाइज एक्स्ट्रा मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने इन सेशंस में ही टाइम पे आके पूरे 2 घंटे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके आपको आउटपुट निकाल के देता हूं, और आपका सिलेबस बिल्कुल स्मूथली चलेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मेरी ये आदत है कि मैं रेंडमली चैप्टर में कोई भी टॉपिक छोड़ के और कहीं भी पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। प्रॉपर एक सीक्वेंस में स्मूथ फ्लो में चलता है, सिलेबस बिल्कुल स्मूथ फ्लो में चलेगा, लेवल आप एकदम स्मूथली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन 8:30 बजे लेक्चर है ना, तो आपको तैयार होके बैठ जाना है 8 बजे। 8 बजे आपको रेडी होके बैठ जाना है, ठीक है। 8 बजे लाइव और रिकॉर्डेड देखें लेक्चर, उसके भी बारे में बात करता हूं। देखो ये मैं जो बता रहा हूं, मैं लाइव के हिसाब से ही बता रहा हूं, और बेटर रहता है लाइव देखना। देखो यार, आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखने जाओगे, बहुत से बच्चे देखते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप में से बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, वो अपने पेस पे देखना चाहते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है कि कुछ किसी कारण से डिले हो गया तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे लाइव रहना पसंद करते हैं। लेकिन लाइव रहने में सेल्फ मतलब लाइव रहने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हर दिन लेक्चर करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप एक बार रिकॉर्डेड देखने लगोगे ना, तो कोई आपको कहने वाला, कोई प्रेशर देने वाला नहीं है कि भाई तेरा आज का लेक्चर छूट रहा है। जब आप लाइव रहते हैं तो आपके मन में रहता है कि यार सर पढ़ा रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। तो हर दिन आप लेक्चर देख रहे होते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लाइव करो, ज्यादा बेटर है। इसमें आप इंटरैक्ट भी कर पाते हैं टीचर के साथ। जब एक बार लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता है तो आप टीचर से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है डाउट नहीं पूछ पाते, डाउट आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी पूछ पाते हैं। यदि रात को आप 1 बजे भी लेक्चर देख रहे हैं तो भी आप डाउट पूछेंगे, तो वहां पे आस्क डाउट का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप डाउट पूछेंगे, तो वहां पे आपको एआई जवाब दे रहा होता है। लेकिन वो एआई हमारे नोट्स के बेसिस पे ही आपको जवाब दे रहा होता है। तो आप जो डाउट पूछेंगे कि सर ने ये जो लिखा है इस स्लाइड पे, सर ने ये वाला जो चीज लिखी है ये क्या लिखा है, समझ नहीं आया, ये कैलकुलेशन सर ने कैसे की है, समझ नहीं आया, बता दो। तो वहां आपको सपोर्ट मिलता है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और यहां तो मैं हूं ही ना एआई, ठीक है। तो आप यहां 8 बजे रेडी होके बैठ जाओ, और 8 बजे से 8:30 बजे 30 मिनट का जो विंडो है, इसमें आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप जब 8वें लेक्चर में आओगे तो पहले 7 लेक्चर में सर ने क्या पढ़ा चुके हैं वो जस्ट रिकॉल करके आओगे। और जब आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हो ना, तो आपको इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, विश्वास करो। जब आप हर दिन सारे लेक्चर्स को पेज पलट के देख रहे हो कि अच्छा सर ने ये बताया, सर ने ये डायमेंशन निकलवाई, अच्छा ये वाली डायमेंशन सर ने स्टार मार्क की है, अच्छा ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये है, ये है, ये है। जब आप रोज ऐसे देख रहे होते हो ना, तो कुछ दिन बाद आपको फील होगा कि यार सारी चीजें दिमाग में छप चुकी, एज इट इज छप चुकी हैं। जब आप अगला पेज पलटो भी नहीं तो आपको पता रहेगा कि इस पेज पे ये लिखा है, आपको पूरे पेज की हिस्ट्री पता रहेगी कि इस पे ये लिखा है, इस पे ये स्टार मार्क करवा का ये नोट लिख रखा है, इस पे ये क्वेश्चन था सर, इसमें ये मैंने गलती कर दी, ये सब कुछ आपको दिमाग में रहेगा। तो उससे क्या है,
वो कहते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी, वो ऐसे ही बनती है, इसी तरीके से बनती है। तो याद रखना 8 बजे रेडी होके बैठ जाओगे, लास्ट लेक्चर को रिवाइज करोगे प्रॉपर तरीके से, और रनिंग चैप्टर में जो भी जितने भी लेक्चर हैं सारा 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 रिवाइज करके बैठोगे। जो होमवर्क क्वेश्चंस यदि इन केस नहीं किए हैं तो कर लेना, सुबह भी कर सकते हो, बल्कि उसके लिए मैंने अलग से टाइम रखा है। 8:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, 10:30 बजे लेक्चर खत्म होगा। लेक्चर के साथ ही नोट्स बना लेने हैं, लेक्चर के साथ साथ ही, ठीक है। ब्रेकफास्ट 8 बजे पहले ही करके बैठना, या फिर 8 से जब आप लेक्चर रिवाइज कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट करते जाओ, लेक्चर रिवाइज करते जाओ, जैसे आपको सुटेबल लगे। इसके बाद इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर होगा आपका, फिर बायो का लेक्चर होगा। हर दिन 3 लेक्चर चलेंगे आपके, तो लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग आप फ्री होगे। बीच बीच में गैप भी मिलेगा आपको आधा आधा घंटे का, ताकि आप ब्रेकफास्ट कर सके, थोड़ा रिलैक्स कर सके, मोबाइल चार्ज कर सके, जो भी हो। तो जैसे ही सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे 3 बजे के, 2:30-3 बजे के लगभग, तो थोड़ा रिलैक्स करके या थोड़ा 1 घंटे नैप लेकर के 4 बजे आप अपना होमवर्क करेंगे। हर लेक्चर में आपको होमवर्क मिलेगा, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। उसमें हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, ठीक है। होमवर्क के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अब वो आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। देखो इसमें मैं टाइम टेबल टाइम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आपको पूरे एक दिन के अंदर होमवर्क का टाइम भी फिक्स करना है। होमवर्क करोगे जो आज सर ने क्या पढ़ाया तो वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा और होमवर्क क्वेश्चन कर लोगे। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, फिर आप प्रैक्टिस किस सीक्वेंस में करना है वो भी बता देता हूं। यहां पे प्रैक्टिस का बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, किस सीक्वेंस में करनी है, वो पूरी चीजें यहां बता देता हूं। प्रैक्टिस देखो आप इवनिंग में, नाइट में, जहां जब भी करें, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नाइट आप में, नाइट इन द सेंस जब 8 बजे खाना खा लिया उसके बाद नॉर्मली नींद आने लग जाती है, तो फिजिक्स क्वेश्चंस आपको नींद नहीं आने देंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सोल्व करने में फिर भी नींद नहीं आती है, तो आप उस समय को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसा करता था, बाकी आपकी मर्जी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन, एक होता है डीपीपी। हर चैप्टर की आपको टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेंगी, ठीक है। तो वो डीपीपी के क्वेश्चंस कर, टॉपिक वाइज हैं, आपको पता रहेगा ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, चलो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। डीपीपी में थोड़ा सा स्टार्ट बेस लेवल से बढ़ते हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद है मॉड्यूल। डीपीपी और मॉड्यूल आप साथ साथ कर सकते हैं, मतलब डीपीपी किया, अब और क्वेश्चन चाहिए उस टॉपिक के, मॉड्यूल से कर लिया। मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो आप मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर लो। तत्वा है मॉड्यूल और डीपीपी दोनों ही सॉफ्ट फॉर्मेट में बैच के साथ आपको दिए जा रहे हैं, अलग से नहीं लेना है। मतलब मैं कह रहा हूं हम इस मंथन बैच जो मात्र आपको 2,999 का मिला है, इसमें आपको पूरा पूरा नीट में सिलेक्शन के लायक पूरा मटेरियल मिलेगा। उसके एडिशन आप लेना चाहें वो आपकी मर्जी है कुछ, लेकिन ये पूरा सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए वो हम देते हैं। मॉड्यूल है तत्वा, आपको करने हैं, हर चैप्टर के मॉड्यूल हैं वो करने हैं। इसके बाद आप नीट पीवाईक्यू करेंगे, इसके बाद जेई पीवाईक्यू डीपीपी। अब दिक्कत ये होती है बच्चों को, दिक्कत यहां इसमें आता है कि सर जेई के पीवाईक्यू सारे करने हैं क्या? नहीं बेटा, सारे क्वेश्चंस आपके करने लायक नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हाई मैथमेटिकल वाले होते हैं, वो नहीं करने होते। तो हम क्या करेंगे, जेई के पीवाईक्यू की एक डीपीपी बना के चैप्टर वाइज आपको दे देंगे। लेकिन बेटा ये नीट और जेई के पीवाईक्यू आपको मिलना स्टार्ट होंगे पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर में इनका कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर आपको नॉर्मल वैसे ही प्रैक्टिस करना है। फिर नीट एडवांस, इसके बाद आप नीट एडवांस बुक जो है उसके क्वेश्चंस को करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नई लैंग्वेज के लेवल अप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एचसी वर्मा जरूर कर सकते हो बेटा। अब एचसी वर्मा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा, कभी कुछ होमवर्क दे दिया करूंगा। जो होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा उसमें एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दिया करूंगा, और आप प्रैक्टिस के लिए फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन उसके और भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या पूरा फ्लो क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्या पूरा फ्लो क्लियर है? एचसी वर्मा लेना है क्या? पहले यहां तक करो, जब यहां तक हो जाए उसके बाद पता चले आपने बुक मंगवा ली, पीडीएफ मिल जाती है बेटा, नेट पे सर्च करोगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे, कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगी, ले लो। बाकी आप खरीदना चाहो आप खरीद लो, लेकिन बेटा खरीद के रखने के लिए मत खरीदना, सोल्व करो तो ही खरीदना।
पता चले रखने के लिए खरीद ली, फिर क्या मतलब है। ठीक है ना। एससी वर्मा करनी चाहिए क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अच्छी बात यह है एरर फ्री है। ठीक है ना, ये और भी अच्छी बात है। बस इसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव इन द सेंस मतलब ऑप्शन नहीं होते हैं उसमें, तो पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तो होते ही है ना। चल बेटा इतना करो, उसके बाद यदि आपको क्वेश्चंस की कमी लगे, हम और मटेरियल दे देंगे, फिर भी क्वेश्चंस की कमी लगे, तब आप मेरे को बोलना सर कौन सी बुक लेनी है, तब पैसे खर्च कर। मैं नहीं चाहता कि फालतू में पैसे खर्च करके आप बैठ जाओ। ठीक है, ओके। रही बात एनसीईआरटी की, सर फिजिक्स में एनसीईआरटी का क्या है। बेटा एनसीईआरटी के काफी कुछ क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी के हम क्लास नोट्स में करवाई देते हैं, फिर भी आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्लास पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा एनसीईआरटी में यदि कुछ पढ़ने की बात है, तो बेटा एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मैं बोल देता हूं कि भाई इस चैप्टर में ये टॉपिक तो आपको एनसीईआरटी से रीड करना ही करना है, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा बाकी आपकी मर्जी है, आप एनसीईआरटी साथ साथ देखना चाहें कभी तो देख सकते हैं। लेक्चर से पहले मत देखना, मतलब सारे लेक्चर हो जाए उस चैप्टर के, उसके बाद एनसीईआरटी को आप एक बार पेज पलट करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करें आज का चैप्टर का, आज का पहला टॉपिक है भाई, स्टार्ट किया जाए। चलो जल्दी से, एक बार स्टार्ट करने से पहले बेटा सभी लोग अपनी पीठ थपथपा लो, अपने ऐसे एक्साइट हो जाओ, ऐसे एनर्जेटिक हो जाओ थोड़े से, और अपने आप से प्रोमिस करो कि सर ने जो बातें बोली है मैं पूरा अच्छे से फॉलो करूंगा। ये प्रोमिस अपने आप से करो कि यार मैंने 2 2 मिनट के लिए, देखो आज यदि आपने ड्रॉप लिया है, फ्रेशर है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, ठीक है तब तो, लेकिन यदि आपने ड्रॉप लिया है तो मैं आपको जरूर एक बात बोलूंगा कि जस्ट 2 मिनट के लिए एक बार सोचो कि यार क्या मैंने लास्ट ईयर पूरा बिना गलती कोई किए, पूरा मेहनत से जो नीट में अच्छी रैंक के लिए जो मुझे सिलेक्शन चाहिए, क्या मैंने उसके लायक मैंने सच में मेहनत की थी। नहीं की थी तो सोचो क्यों नहीं की थी, क्या कमी छोड़ी थी मैंने। बस 2 मिनट के लिए सोच के और ये प्रोमिस करो कि मैं इस साल ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा, इस साल ये गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा, इस साल मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जहां मुझे लगेगा कि यार मैं आज मैं डाउन हो रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं टाइम पास करने लग गया हूं, आप मेरे से कनेक्ट कांटेक्ट करेंगे कैसे भी, आप मेरे को लेक्चर में बोल देना, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे या कहीं पे भी मेरे को मैसेज कर देना, या कभी मैं आपसे इंटरेक्शन करूं कभी डाउट सेशन में, तब बोल देना, आप बोल देना और 2 डांट मेरे से खा लेना। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद मैं आप डांटूंगा क्या, मैं आप बेसिकली आपको समझाऊंगा कि बेटा समय ऐसे ही निकल जाए। ठीक है, पूरे जम के, पूरा जी जान लगा के इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, और जम लगा के मेहनत करेंगे। क्लियर है, ओके। स्टार्ट करें अब, स्टार्ट करें। चल, जानते हो फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन क्या होता है, ढोल बजा दें, अरे नालायक, देखो मतलब सेशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी से ढोल बजा दो सर। चलो ठीक है, तुम्हारा स्वागत तो करते ही हैं भाई, तुम्हारा स्वागत तो करते ही हैं। स्वागत आपका इससे करते हैं सर। मजा आ गया।
मजा आ गया है? चलो बस ऐसे खुश रहो, जो स्माइल आपके फेस पे अभी है पूरे साल भर यही बनी रहे। चलो हाँ, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्रकार से ऐसे समझो कि एक ऐसी मशीन है, मशीन बोल रहा हूं मैं इसको, फंक्शन एक प्रकार से समझो कि मशीन से कंपेयर करो। मशीन में क्या होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं, उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो यहाँ कई तरीके के फंक्शन होते हैं। हम जिस टाइप के फंक्शन की बात करते हैं, उन फंक्शन में मशीन में एक हम इनपुट डालते हैं, इधर से यहां से एक इनपुट डालते हैं, इनपुट। इस इनपुट को हम एक्स नाम दे रहे हैं, एक्स। एक इनपुट डाल रहे हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स नाम दे रहे हैं, और इससे फिर आउटपुट मिलता है, इससे कुछ आउटपुट मिलता है जिसे हम वाई नाम दे रहे हैं, वाई। ये जो मशीन है, कुछ इसका फंक्शन डिफाइंड होता है। जैसे मान लो इस मशीन को मैंने डिफाइन कर दिया कि जो भी तुम्हें इनपुट दिया जाए, तुम्हें आउटपुट उसका स्क्वायर करके देना है, तो एक फंक्शन हो गया। जैसे मैंने लिख दिया y जो है वो x का स्क्वायर है, तो ये एक फंक्शन हो गया। तो मतलब x आप कुछ भी दोगे, आपने बोला 2 तो ये कहेगा 2 का पावर 2 मतलब 4। आपने बोला 3 तो ये बोलेगा 9। आपने बोला 4 तो ये बोलेगा 16। ऐसे मतलब उसका स्क्वायर करके दे देगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, स्क्वायर। ये कुछ भी करता है, इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि x का ही फंक्शन हो। x की जगह हो सकता है मुझे इनपुट में टाइम देना पड़े, x की जगह हो सकता है इनपुट में मुझे थीटा देना पड़े। मतलब किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, वो टाइम के साथ, थीटा के साथ, x के साथ हो सकता है, कोई नया वेरिएबल है उसके साथ बदल रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आउटपुट को हम y बोलें, कुछ और भी बोल सकते हैं। आउटपुट में भी वेलोसिटी, आउटपुट में भी फोर्स, आउटपुट में भी एनर्जी, आउटपुट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटपुट में भी पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कुछ इनपुट देंगे, एक इनपुट वेरिएबल, उसके टर्म्स में आउटपुट कैसे वेरी करेगा वो डिसाइड करता है एक फंक्शन। इसको पढ़ते कैसे हैं, y इज इक्वल, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। कई ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो एक से ज्यादा इनपुट के होते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, y इज फंक्शन ऑफ x एंड थीटा। इसका मतलब y जो है x का और थीटा का दोनों का फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। आर एक कॉन्स्टेंट है, तो यहां जो y है x और थीटा दोनों का फंक्शन है। तुम x बदलोगे तो भी फंक्शन बदलेगा, तुम थीटा बदलोगे तो भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, चेंज होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो हमारा जो फंक्शन है उसमें इनपुट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टी इनपुट भी हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल बोल देता हूं, पोटेंशियल फंक्शन है एक्स वाई जेड का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3xz। ये एक फंक्शन। तो देखो ये x के साथ भी बदल रहा है, y के साथ भी बदल रहा है, z के साथ भी बदल रहा है। तो क्या ये बात समझ में आई, फंक्शन किसे बोल रहे हैं? इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उनको हम फंक्शन बोलते हैं। इसमें इनपुट क्या होता है, वो वेरिएबल जो अंदर जिसके टर्म्स में वो फंक्शन लिखा हुआ है। आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो आउटपुट होता है।
ठीक है, जो आउटपुट है वो फंक्शन नहीं बेटा, पूरे को, इस पूरे को एक फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में सारी चीजें होती हैं, इनपुट भी आउटपुट भी, वो सब हो गया, ठीक है ना। फंक्शन पूरा हो गया एक प्रकार से। अब आउटपुट को यहां नाम दे दिया y, जो कि x का फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो y इज इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब प्लस 3x² -2। वैसे एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए फाइंड, ये क्वेश्चन करते हैं, देन फाइंड y ऑफ 2, इसका क्या मतलब है y ऑफ 2? जैसे नॉर्मली y जो है x का फंक्शन है यहां पे, मान लो तो मैंने लिखा f ऑफ 2। मैंने लिखा यदि मान लो हमारे पास f ऑफ x है, हमारे पास f ऑफ x है x³ -3x, तो आपको निकालना है f ऑफ 1 क्या होगा। तो आप क्या करोगे, f ऑफ 1 तो कुछ नहीं, x को 1 पुट कर दोगे, x को 1 रख दो, तो इसका क्यूब -3 इंटू 1, तो ये आ गया 1 -3, तो -2 आ गया। क्या आ गया, -2 आ गया। क्या ये बात समझ रहे हो? मतलब f ऑफ 1 का मतलब है कि आपने x जो इनपुट था उस इनपुट को 1 रख दिया, उस इनपुट को क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो 1 रखा तो 1 का क्यूब तो 1 ही आ गया, और ये -3 इंटू 1, तो ये अपने आप -2 आ गया। ऐसे बताओ यहां y ऑफ 2 क्या होगा। y ऑफ 2 का मतलब है तुमने यहां पे x की वैल्यू 2, इनपुट 2 रख दिया, तो आउटपुट बताना है। तो बताओ, हाँ हाँ बेटा ये नोट करना है बिल्कुल। अब लेक्चर टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, क्यों नहीं नोट करना, नोट करना है साथ साथ मेरे। जिस तरीके से जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं तुम भी लिखते जाओगे, लिखते लिखते समझना है। दिमाग को ट्रेंड करो बेटा, दिमाग को ट्रेंड करो। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 प्लस 3 एज इट इज 2 की पावर 2 -2, तो यह आ जाएगा 8, ये आएगा 2 दूनी 4 तिया 12 -2, तो ये 10 और 8 18, 18 आंसर आ जाए, 18 आंसर आ जाए। क्या ये बात क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ये बच्चों वाली चीज है, ये तो आती है। मुझे पता है तुम्हें आती है, लेकिन इसको पढ़ना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे f की जगह कुछ और भी हो सकता है, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, ये सिर्फ बोलने के लिए फंक्शन। अब f के अलावा कोई फंक्शन बोलना है तो g बोल दिया, h बोल दिया, ऐसे कुछ भी। अब हो सकता है ये फंक्शन में साइन के टर्म्स में हो, स्क्वायर क्यूब के टर्म्स में हो, या रूट के टर्म्स में हो, लोग के टर्म्स में हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे आने वाले अभी टॉपिक्स में, ठीक है। अच्छा, जैसे यदि तुमसे पूछा जाए ये वाली चीज, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना। बोला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है 2x² प्लस 3x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। इसका क्या मतलब है, ये डबल एफ का क्या मतलब है, एफ ऑफ 0 है भाई। क्या बात, क्या बात। चलो अब चेक करते हैं कितने लोग सही करते हैं, है ना भाई। चलो एक क्विज करवाते हैं, चलो क्विज करवाते हैं। क्विज का एक्सपीरियंस भी देते हैं आपको। अब देखो, सोचने लायक बात है।
हालत देखो आपकी 18% बच्चों का सही है। देख रहे हो आपकी हालत, मात्र 18% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत सबसे ज्यादा बच्चे तो जीरो आंसर दे रहे हैं। बेटा एक बार समझो क्या पूछा है फिर जवाब दो। देखो आपसे क्या एफ ऑफ जीरो पूछा है। देखो यदि आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 2, यदि आपसे एफ ऑफ जीरो पूछा जाए तो जीरो, एफ ऑफ जीरो का मतलब है एक्स को जीरो रख दो। लेकिन ये पूछा नहीं था आपसे एफ ऑफ जीरो, वो क्या है वहां पे भी आता है। पहले एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, तो इसमें एक्स को जीरो पुट कर दो, एक्स को जीरो पुट कर दो, तो ये तो जीरो ही हो गया, पूरा जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो जीरो हट गए, होती है तो टू ही आ गया। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू टू आई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू टू आई। अब देखो कुछ लोगों ने तो जीरो ही आंसर दे दिया, कुछ लोगों ने टू आंसर दे दिया। भाई पूरा क्वेश्चन तो देखो, आपसे क्या पूछा है, एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब है इस वाले का, पहले तो इसका मतलब तो समझ में आ ही गया कि हमारा जो फंक्शन है उसमें जीरो रखना है। लेकिन ये जो फंक्शन है दोबारा से यही सेम फंक्शन, इसके अंदर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू रखनी है। यदि एफ ऑफ जीरो जीरो है तो जीरो रखो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन आ रही है तो वन रखो। जैसे इस सिचुएशन में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू टू आ रही है, तो इसके अंदर एफ ऑफ जीरो उठा के रखो, ये उठा के यहां रखो एफ ऑफ जीरो। ये जो फंक्शन है एफ, इसके अंदर ये जीरो रख दो, इसको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ जीरो, इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ टू। पहले तो बताओ ये बात समझ आई या नहीं, आगे बाद में बढ़ेंगे। एफ ऑफ जीरो को, ये जो अंदर वाला एफ ऑफ जीरो है, मतलब एक्स को जीरो रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये तो टू आई थी, तो मैं इसको हटा के टू भी लिख सकता हूं। एक ही बात भाई, अंदर जो एफ ऑफ जीरो है ये टू ही तो आया है, तो इसको हटाओ और इसको टू रख दो। क्या एफ ऑफ टू नहीं निकाल सकते आप? क्या एफ ऑफ टू नहीं निकाल सकते आप? एफ ऑफ टू का क्या मतलब है? एफ ऑफ टू का मतलब है एक्स की वैल्यू टू पुट कर दो, रख दो, टू रख दो, तो टू इंटू टू की पावर टू प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू, तो ये कितना आ गया? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तीन दूनी छह प्लस दो, आठ दो दस और छह 16, 16 आंसर, 16 आंसर, 16 आंसर। क्या अब क्लियर है? बोलो सभी लोग, क्या अब क्लियर है? हाँ भाई, क्या एकदम क्लियर है अब? पक्का? यस, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या गलती की थी समझ में आया? तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ जीरो। अरे भाई पहले अंदर वाला एफ ऑफ जीरो छोटे छोटे टुकड़े में सोल्व करो ना। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ जीरो जो भी आए उसमें इसकी एफ ऑफ जीरो मान लो टू आया तो इसको टू रख दो, थ्री आता तो थ्री रख देते, फोर आता तो फोर रख देते, फाइव आता तो फाइव रख देते, और फिर ये बन जाता एफ ऑफ फाइव। ठीक है, क्लियर? चलो ये करो, ये करो, चलो क्विज बना देता हूं, है क्विज बना दूं, क्विज बना दूं। 50% का सही है, वेरी गुड। वैसे अच्छा क्वेश्चन था ये, कंफ्यूजिंग।
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये थोड़ा, लेकिन अभी भी 50% गलत कर रहे हैं भाई। देखो एफ ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। एक एफ एक फंक्शन है एक्स का, ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन है जी, ये भी एक्स का फंक्शन है जो कि है साइन एक्स। आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आप एक काम करो, क्या इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, जी ऑफ एक्स तो देखा हुआ है साइन एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ साइन एक्स, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो मैंने क्या किया, इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी जो कि साइन एक्स है, मतलब आपसे पूछा है एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू है। अब यदि मान लो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टी हो तो एक्स की जगह टी रख दोगे, यदि एफ ऑफ थीटा हो तो एक्स की जगह थीटा रख दोगे, यदि एफ ऑफ वाई हो तो एक्स की जगह वाई रख दोगे, यदि एफ ऑफ साइन एक्स है तो एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तो ये आएगा एफ, इसमें बस जो है एक्स स्क्वायर है ना, तो जो एक्स है उसकी जगह साइन एक्स रख दो, साइन एक्स, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। यदि यहां क्यूब होता तो यहां क्यूब, यहां रूट होता तो रूट कर देते। बस मैंने क्या किया, एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया, एक्स की जगह क्या रख दिया, साइन एक्स रख दिया। देखो 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 देखो, अब बेटा ये जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इसी को लिखने का तरीका होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स। बेटा याद रखना साइन और एक्स यहां अलग अलग नहीं होते हैं, साइन एक्स अपने आप में एक पूरा फंक्शन है जिसमें इनपुट एक्स होता है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर इसका स्क्वायर का मतलब तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं, ये नहीं होगा। सिर्फ आप साइन एक्स का स्क्वायर लिखो ऐसे, या फिर साइन स्क्वायर एक्स लिखो, एक ही बात है, ये दोनों सेम बातें, ये दोनों सेम बातें। बोलो बोलो बोलो, सर सी क्यों नहीं होगा, ये अलग चीज है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मतलब। तो तुम बताओ अंदर वाले पे स्क्वायर क्यों जाएगा। बेटा जब हम किसी चीज का साइन का स्क्वायर करें तो अकेला साइन कुछ नहीं होता है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है ये मैटर करता है। अकेले साइन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। साइन के अंदर जब तक कुछ अंदर एंगल नहीं रखेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस चीज हो। बोलो भाई, ऑप्शन ए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछा होता, यदि आपसे पूछा होता फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मान लो आपसे ये पूछा हो, अब सोचो क्या आंसर आता। हम क्या करते, जो इसको लिखते जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या रख देते, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाता जी ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, जी ऑफ वाई साइन वाई, जी ऑफ थीटा साइन थीटा, जी ऑफ टी साइन ऑफ टी। तो यहां एक्स की जगह जो है वो यहां रख दो। हम क्या चाहते हैं, एक्स की जगह क्या रखना, एक्स स्क्वायर रख दो, तो साइन के अंदर एक्स की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर रख दो। तो ये आंसर आता, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये आंसर आता। श्वेता पूछ रही है सर इसमें ब्रैकेट के बाहर एक्स आया तो स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। बेटा आपको क्या लगता है, क्या साइन एक्स जो है, क्या इसका मतलब है एक साइन, क्या इसका मतलब है कि एक तो साइन है और एक एक्स है, दो चीजें मल्टीप्लाई है। यदि आप मेरे को हां बोलोगे सर ये ही मतलब होता है,
तब मैं आगे आपकी बात से सहमत रहूंगा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा। जैसे x इंटू वाई जो है इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है। लेकिन क्या साइन x में साइन और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है? क्या मल्टीप्लाई होते हैं? नहीं, अभी हम सीखेंगे। साइन और x मल्टीप्लाई नहीं होते, नहीं होते हैं बेटा। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, समझ रहे हो ना? साइन एक्स अपने आप में पूरी एक टर्म है, साइन एक्स, जिसका ना एस अलग कर सकते, ना आई, ना एन, ना एक्स। साइन एक्स एक यूनिट है। आप स्क्वायर करोगे तो पूरे का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स पूरे का। यहां साइन एक्स को तोड़ नहीं सकते। हमने जब यहां स्क्वायर किया तो बेटा एक्चुअल तो यही है लिखने का तरीका। इसका रियल में लिखने का तरीका साइन एक्स का होल स्क्वायर ही है, लेकिन फ्रीक्वेंटली बार बार इसको ऐसे इजीली लिखने के लिए शॉर्ट में साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि पूरे साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ साइन का स्क्वायर नहीं है। क्लियर? क्लियर है बात सभी को? हाँ भाई, क्लियर है बात सभी को? डन है? हम अकेले, अब ये मत समझना, अब कुछ लोग तो ये बोल सकते हैं ये सर एस आई एन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, एस आई एन स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं। साइन एक्स का होल स्क्वायर को लिखने का ये तरीका है, ये अलग चीज है। साइन एक्स का स्क्वायर ये अलग चीज है। इसका मतलब है तुमने अंदर स्क्वायर रखा है, तुमने फंक्शन में जो इनपुट है वो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दिया है, वो डिफरेंट थिंग है। क्लियर? बोलो मुन्ना, बोलो बोलो बोलो। सेट है ये बात सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये करो, ऐसे ही मेरा मन था, मतलब इसका नहीं है, फंक्शन का नहीं है, जस्ट मैं चाहता हूं कि क्या आपको ये सोल्व करना आता है क्या। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे सही जवाब देते हैं। सोल्व करो। क्यूज बना दूं? सकते 46% के लगभग। चलो बढ़िया है फिर भी, बल्कि लगभग 40% के लगभग बच्चों का कहना है कि 5, 40% लोग कह रहे हैं 5 आंसर है, 45 कह रहे हैं √5 आंसर है, और कुछ कह रहे हैं √25 आंसर। √25 वालों का तो सीधा देसी हिसाब है कि भाई √45 माइनस √20, तो 45 में से 20 गया तो कितना बचा? 25, तो √25। कुछ लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया कि अरे सर √25 क्या होता है, √25 तो 5 होता है सर, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम ही है, तो दो जगह बट गए वो। बाकी जो 55% बच्चे हैं वो दो जगह बट गए इस तरीके से। अब इन लोगों को शर्म नहीं आती यार, बताओ क्या करो। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि ऐसे आप ऐसे करते हैं क्या? √2 माइनस √1, क्या सीधा लिख दोगे √2 माइनस 1, √1 1, ऐसे कर देते।
आपसे बोला √5 माइनस √3, लो साहब √5 माइनस 3, ये हो गया √2। ऐसे कर देते। किसने सिखाया ये? आपसे बोला जाए 2 की पावर 3 माइनस, जैसे 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, आप कहोगे पावर तो 3 ही है, ये लो 3 माइनस 2 1, 1 की पावर 3 तो 1 आ गया। ऐसे कर दो। किसने सिखाया ये? क्या ऐसे जब पावर सेम होती है तो क्या ऐसे अंदर लाके माइनस कर सकते हो? कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो कैसे करें? तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? कैसे करें भाई? तो और तो कोई तरीका भी नहीं है। 45 का रूट हमें आता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं 45, ना ही 20 परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे करें? तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन लेना एक छोटी सी बात लगती है सुनने में, कॉमन लेना। सर कॉमन लेने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ देखो, यदि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने लिखा है 5x² माइनस 2x, अब मैं कहूं कॉमन लो, तो आप देखोगे इन दोनों में भाई ये 5 ये 2 कॉमन, तो ये तो आ नहीं सकता, x कॉमन आ सकता है। x कॉमन ले लिया तो 5 है और एक x चला गया तो एक x बचा -2, ये शायद आप ले लेते होगे। ऐसे तो इतना कॉमन तो आप ले लेते होगे, लेकिन थोड़ा सा बस यही है कॉमन लेना, यही है बस। जब पावर होती है तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि मान लो कहीं लिखा हुआ है ax प्लस बी, या प्लस के साथ प्लस की जगह माइनस भी लिखा हुआ है कि पावर n, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ax प्लस बी या ax माइनस बी की पावर n, तो क्या इसमें से मैं a कॉमन ले सकता हूं? सोच समझ के बताओ, क्या इसमें से a कॉमन लिया जा सकता है? हाँ या ना? नहीं सर इधर नहीं है, आप यही कहोगे सर a कॉमन लिया जा सकता है क्या? नहीं। यदि मैं कहूं कि लिखा हुआ है x माइनस 3 की पावर 4, मैं कहूं कि भाई इसमें से x कॉमन लो, क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं। अब यदि ऐसा x कॉमन लेंगे तो होगा क्या? तो दिक्कत यहां है, यहां से आप x तो ले लोगे, यहां से तो x चला जाएगा, यहां तो x है ही नहीं। तो आप इसको कैसे लिखते हो? x माइनस 3 को लिखो 3x/x की पावर 4, इधर x नहीं था ना, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब देखो, जब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस, यहां से भी x चला गया, ये बचा 3/x और इसकी होल पावर 4। मैं ये सारा काम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से x तुम कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हो। जरूरत पड़े तो इधर x नहीं है तो भी आप x कॉमन ले सकते हो, लेकिन जो चीज इधर नहीं होती है लेकिन जबरदस्ती इसमें से कॉमन लोगे तो वो चीज डिवाइड में आ जाएगी। वो चीज कहां आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो? जैसे आपने लिखा a प्लस बी, इसमें से आप a कॉमन लोगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बचेगा 1, लेकिन यहां a नहीं है तो a डिवाइड में लिखोगे। बात वो ही है ये। यदि आप यहां से a कॉमन लोगे तो ऐसे, यदि आप यहां से b कॉमन लेना चाहो तो b भी ले सकते हो, लेकिन यहां b नहीं था तो b डिवाइड में आ जाएगा और +1। आप जरूरत के हिसाब से कॉमन ले सकते हो। आप चाहो तो c भी कॉमन ले सकते हो जो यहां है ही नहीं, लेकिन यहां भी नहीं है तो यहां भी डिवाइड में आ जाएगा, यहां भी नहीं है तो यहां भी डिवाइड में आ जाएगा। तो जो चीज आप कॉमन ले रहे हो यदि वो दोनों जगह प्रेजेंट है तब तो चुपचाप वो वहां से रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपको कॉमन लेनी है वो किसी एक टर्म में या दोनों में ही नहीं है, तो जिस टर्म में वो नहीं है
उसमें वो डिवाइड में आ जाएगी, कॉमन आप ले सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई, बोलो 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 बोलो। क्लियर है? अच्छे से समझ में आई? चलो, अभी इसमें एक चीज और समझनी है। जब आप यहां से कॉमन लोगे तो ए कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो चीज आप कॉमन लोगे तो ये जो पावर है ना, ये पावर उसके साथ भी जाएगी। जो भी आप यहां से ए बी एक्स कुछ भी कॉमन लोगे तो ये पावर उसके साथ भी जाएगी। तो ए बाहर नहीं आएगा, बाहर ए की पावर एन आएगा, और अंदर क्या बचेगा? ए कॉमन लिया तो यहां बचा एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन यहां ए नहीं था तो लिख दोगे बी अपॉन ए, और पावर यहां भी बचेगी। ऐसे मत सोचना कि सर पावर तो उसके साथ चली गई, यहां से कैसे बची। नहीं बेटा, जो भी तुम यहां से चीज बाहर निकालोगे पावर उसके साथ भी जाएगी, एज इट इज। यदि आप यहां से चाहें तो ऐसा भी बी कॉमन ले सकते हैं। बी कॉमन लोगे तो बी की पावर एन बाहर जाएगा, तो अंदर देखो ए एक्स अपॉन बी बचेगा, प्लस माइनस वन की पावर एन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि 25 का स्क्वायर में से माइनस करना है 20 का स्क्वायर, तो आप देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते। आप यहां से 25 पूरा कॉमन लेने के बजाय एक काम करो, दोनों में कॉमन चीज मुझे लग रही है कि 5 है, 5 है। पहली बात, कोई कहे कि सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? पहले तो बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? भाई इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, क्यों नौटंकी कर रहे हो? एक साथ करके स्क्वायर लिख दो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अलग अलग पे पावर एक साथ ऐसे नहीं लिखी जा सकती, याद रखना। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? यहां से आपको 5 कॉमन ले सकते हो, यहां से भी। तो देखो इसको लिखोगे 25 को लिखोगे 5 गुना 5 का स्क्वायर, और इसको लिखोगे 5 गुना 4 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लो उसको। तो बचेगा क्या? एक 5 का स्क्वायर और एक 4 का स्क्वायर। तो 25 तो ये आ गया, और ये हो गया 25 माइनस 16, तो 9 ये हो गया। समझ रहे हो ना? 25 माइनस 16 तो कितना आ गया? 9 ये आ गया। 25 नाम 225। आप चाहो तो 25 का 625 और इसका 400 वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 25 20 जो है ये हो सकता है 45 और 40 हो। फिर क्या करोगे? इतने बड़े बड़े स्क्वायर थोड़ा ना करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बेटा एक दो चीजें लिख देता हूं, कुछ बच्चे जो हैं जान पता नहीं क्यों गलती करते हैं, लिख देता हूं, याद रखना। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन नॉट बी रिटर्न ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है? रूट ए माइनस रूट बी, इसको रूट ए माइनस बी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, याद रखना, ठीक है? कोई भी पावर हो, स्क्वायर क्यूब भी नहीं लिख सकते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी नहीं लिख सकते। रूट क्यूब रूट कोई भी पावर, इसकी कोई पावर इसकी कोई पावर, सेम पावर लिखी हुई है तो दोनों को सेम पावर अंदर एक साथ नहीं ला सकते, दोनों अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है? रूट देख के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, अटक जाते हैं बेटा, डरना छोड़ना पड़ेगा। चलो रूट वाला ही करते हैं। ये था जैसे √45 माइनस √20, √45 माइनस √20, इसको सोल्व करना है।
कभी कैलकुलेशन ऐसी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, यहां पर √45, मुझे देखो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। मैंने कहा ये लिख सकते हैं 5 × 9 और ये लिख सकते हैं 5 × 4। अब मुझे दिख रहा है कि √5 दोनों में है, तो √5 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे 9 नहीं बचेगा, √9 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, √4। ऐसा नहीं है कि रूट तो सर 5 के साथ चला गया, नहीं, रूट यहां 5 पे भी है, 9 पे भी है, तो √5, 9 का रूट हो गया 3, 4 का रूट हो गया 2, 3 - 2 1, √5 आंसर आ गया, √5 आंसर आ गया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, बोलो 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 बोलो। आप कोई कहे कि सर आपने इसमें से √20 क्यों नहीं कॉमन लिया, फायदा क्या होता, ये बन जाता √45/√20, तो फिर फायदा क्या होता, थोड़ा सोल्व कर पाते उससे। ऐसी चीज कॉमन लो जिससे देखो ये आराम से सोल्व हो गया। ठीक है, क्लियर, चल। प्रोजेक्टाइल हम पढ़ते हैं ना, तो वहां एक ऐसा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने वहां फील किया बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैंने कहा कि ये दो इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम, मैं बोल रहा हूं ये सेम दे रखा है, बोला ये एंड ये आर सेम इक्वेशन, तो बताओ टेन थीटा और आर की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा और आर की वैल्यू क्या होगी। दोनों ये इक्वेशन जो है एकदम सेम है, लेकिन लग तो नहीं रही, लग तो नहीं रही दोनों एकदम सेम, तो लगाओ, दोनों को एकदम सेम लगाओ, दिखाओ। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना, ऐसे, सॉरी, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, हाँ, अब करो, अब करो। शाबाश, करो करो करो। तो देखो कैसे करेंगे यार, हमारी ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x - 20x², ये हमारी इक्वेशन अलग तरीके की है, y इज इक्वल टू, इसमें हमने कॉमन ले रखा है और यहां 1 बना रखा है, तो दोनों को सिमिलर दिखाओ। यार एक बात बताओ, ये 1 कैसे बने, ये 1 और इधर x की टर्म कैसे रही, इसके साथ क्या करूं कि ये 1 और x की टर्म एज इट इज दिखने लग जाए, क्या करूं इसके साथ, तो मैंने सोचा यार यहां x की टर्म बच जाएगी, माइनस भी है, तो एक काम करता हूं, इस पूरे के पूरे 5x को कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं, पूरे में से 5x को कॉमन ले लेता हूं, चलो ले लेते हैं। तो जब मैं 5x कॉमन लूंगा तो ये तो बन गया 1, माइनस देखो यहां से 5 निकालो तो बचेगा 4, और यहां से x निकालो 1,
तो बचेगा x, 1 - 4x। इसको इसके साथ कंपेयर करो। अब कंपेयर करो, दोनों को एक जैसा बनाओ, या तुम इसको ऐसा बना लो या इसको ऐसा बना लो, चॉइस तुम्हारी है। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर, वो भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अब एक जैसी बनी हुई है, देखो ये 1 है, यहां 1 है, बस यहां x है, यहां भी x है, बस यहां नीचे आ रहा है, यहां इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये तो पक्का है कि जो x का कोफिशियंट है यहां वो टेन थीटा है, तो टेन थीटा तो सीधा सीधा 5 दिख रहा है। और जो 4x है वो x बाई आर के बराबर है, x तो कट गया, तो r जो है वो 1/4 मतलब 0.25, 0.25 हो गया कंपैरिजन। तो कॉमन लेना, कंपैरिजन करना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, काम आती है बेटा, काम आती है। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ऐसे कॉमन ले सकते हो जरूरत पड़े तब, ऐसे कभी जरूरत पड़ेगी तो कॉमन ले सकते हो या नहीं भाई? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, शर्म नहीं आएगी, मैं एक तो कॉमन लेना सिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं आपको। हैं? एक और करवाएं, ट्रिग्नोमेट्री वहां करेंगे ना आगे भाई, ये इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 4x x/r कैसे कंपेयर करो, देखो ये जो 5x है यहां x टेन थीटा है, तो x तो हट गया, टेन थीटा 5 आ गया। ये 1 जो है वो एज इट इज 1 है, ये 4x जो है वो यहां x/r है, तो 4x को x/r रख दिया। देखो एक एक टर्म कंपेयर कराता हुआ चला गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स नहीं बोलूंगा मैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको कभी कभी बीच बीच में एक एक छोटी मोटी चीजें बताता रहूंगा। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपकी कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगी, इंप्रूव करेंगी, आपके मिस्टेक्स को इंप्रूव करेंगी, ठीक है ना। लेकिन सारी एक साथ ना बता के उसको किसी किसी लेक्चर में धीरे धीरे आपको देता रहूंगा मैं वो चीजें, ठीक है, क्लियर। चल, R4 नहीं होगा बेटा, R4 तब होता जब ये बनता 1 - x/4, यदि ये सोल्व करने पे ऐसा आता तब मैं कहता कि R4 है। R यहां 4 नहीं 1/4 है, ये ही तो समझो भाई, यहां 4 मल्टीप्लाई है और यहां R डिवाइड है, मतलब 1/r की वैल्यू 4 है, 1/r की वैल्यू 4 है। समझ गए? समझ गए? चल, आओ अब हम बात करते हैं प्लेन एंगल की। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये लेक्चर मंथन 2.2 में भी है, हाँ भाई सब मंथन, अब जो आज ही स्टार्ट हुआ है 2.2 तुम उसी में तो हो। वीडियो पोज है बेटा, आप अनपोज कर लो उसको या फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा। ऐप में वीडियो चल रहा है, आप उस पर टैप टैप करोगे, पोज हो जाएगा, दोबारा से करोगे चालू हो जाएगा। अब पोज है तो मैं मेरा सुन भी कहां पा रहे होगे ये बात।
चलो, हाँ भाई, प्लेन एंगल। शर्मिष्ठा बेटा, तो आपको भी तो पढ़ना है ना, सभी को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो क्वेश्चंस होंगे तो मैं मोस्टली मैं भी लिख ही रहा हूं, लिखना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, चलो बेटा, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल क्या है भाई, कोई भी एंगल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे बेटा ये कोई एक लाइन है, इस लाइन को घुमाना है, तो कितना घुमाया गया है उसको मेजर करने का तरीका एंगल है, प्लेन एंगल, कि इस लाइन को आपने कितना घुमाया, कितना रोटेट किया गया। तो देखो, एंगल इज द मेजर, मेजर मतलब नापने का तरीका। जैसे लेंथ को नापने का तरीका है मीटर सेंटीमीटर, इनमें नापते हैं, ठीक है ना। जैसे मास को नापते हैं हम केजी में, ग्राम में, इनमें। ऐसे ही जो यहां लाइन कितना रोटेट की है, कम है ज्यादा है, उसको हम एंगल में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, एंगल में। तो एंगल इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियली यहां थी, ये लाइन यहां चली गई, ऐसे घूम के, इस तरीके से घूम के, तो ये कितना घूम के गई, इसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल, कि ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये लाइन कितना घूमी, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है। और सुनना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन is considered as positive rotation। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है उसको पॉजिटिव रोटेशन कंसीडर किया जाता है, कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है इसका। यदि किसी लाइन को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहां लेके आ गए, एक लाइन को हमने क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, ऐसे कितने से रोटेट किया वो थीटा मेजर करेंगे, लेकिन एंटी सॉरी क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन, is considered as negative rotation, निगेटिव एंगल, इसको निगेटिव एंगल बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि इस लाइन को, अब देखो, एक साइन कन्वेंशन तो बनाना पड़ेगा ना, कि 20 डिग्री रोटेट कर दो। अब 20 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये साइन कन्वेंशन बनाया गया कि एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज को 20 घुमाना मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज किसी चीज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज किसी चीज को घुमाना वो निगेटिव, मतलब ये -20 डिग्री हुआ, ये 20 डिग्री हुआ, इस तरीके से। इसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किए जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट डिफाइन किए जाते हैं, याद है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बताऊं बीघा आगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ, फिर ये 360, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
क्यों क्वाड्रेंट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये एक सेंस डिफाइन किया गया कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव लिया जाएगा और क्लॉकवाइज सेंस निगेटिव लिया जाएगा। तो उस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इन क्वाड्रेंट को डिफाइन किया। क्लियर है? क्लॉकवाइज में निगेटिव कैसे बेटा? एक साइन कन्वेंशन तो डिफाइन करना होता है ना, जैसे चार्ज के लिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये निगेटिव। सर इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही क्यों? सर प्रोटॉन को पॉजिटिव ही क्यों? वो साइन कन्वेंशन डिफाइन किया कि किसको निगेटिव किसको पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे एक सेंस को हमने पॉजिटिव, एक सेंस को हमने निगेटिव डिफाइन किया। ठीक है? क्लियर? हाँ भाई, बात करते हैं कि भाई जब तुम एंगल की बात कर रहे हो तो इसको मेजर करोगे तो इसका यूनिट भी होना चाहिए। एंगल को किस यूनिट में मेजर करोगे? एंगल किसी भी चीज को, कोई भी चीज को हम मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट्स होती है। मीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, फुट में कर रहे हैं, मास को भी करते हैं तो उसकी भी यूनिट होती है। ऐसे एंगल की भी यूनिट होगी। तो एंगल की एसआई यूनिट जो होती है ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल ये होती है रेडियन। रेडियन शॉर्ट में कई बार ऐसे लिख देते हैं RAD ऐसे डॉट। रेडियन, रेडियन एंगल की यूनिट होती है एसआई यूनिट। ठीक है? और भी यूनिट होती है, अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स कुछ और भी यूनिट होती हैं। जैसे एक होती है डिग्री, डिग्री। एक होती है आर्क मिनट, एक होती है आर्क सेकंड। ये छोटी यूनिट्स होती हैं। रेडियन बड़ी यूनिट है, डिग्री उससे छोटी यूनिट है, उससे भी छोटी यूनिट है आर्क मिनट, उससे भी छोटी है आर्क सेकंड। बेटा डिग्री को दिखाते हैं ऐसे, कोई भी एंगल लिखा उसके ऊपर डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ऐसे ही आर्क मिनट को दिखाने का तरीका है ऐसे, एक प्राइम ऐसे बना देते हैं, थीटा एक लाइन खींच देते हैं छोटी सी ऊपर। आर्क सेकंड को लिखने का तरीका है ऐसे, कभी एंगल में लिखा हुआ है 20 ये, 10 ये, 5 ये, तो इसका पता है मतलब क्या है? 5 डिग्री, 10 मिनट, 20 सेकंड। ठीक है? एंगल में ये, तो ये भी यूनिट है एंगल की, ये भी यूनिट है। जैसे अपन ऐसा नहीं लिखते 2, 40, 30 टाइम में, टाइम में ऐसा लिखा हुआ है। टाइम में ऐसा लिखते हैं? टाइम में तो देखा होगा ना आपने, और एक घड़ी चलती रहती है उसमें टाइम इस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब है 2 घंटे 40 मिनट 30 सेकंड। वैसे ही इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड। तो ये एक यूनिट है, इससे छोटी यूनिट ये है, इससे छोटी यूनिट ये है। ये भी कुछ एंगल की यूनिट्स हैं। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हमें चाहिए होती हैं जब हम बहुत बड़ी डिस्टेंस की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। जैसे यहां बैठ के सन कितना दूर है, सन का डायमीटर क्या है, तब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की जरूरत पड़ती है वहां पे। और ये एंगल बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं। छोटे से एंगल का वेरिएशन भी बहुत बड़ा डिस्टेंस का इफेक्ट डाल देता है। ठीक है? और ये जो मिनट और सेकंड है ये ऐसे ही समझो, सेम वैसे ही ये डिग्री मिनट और सेकंड जो है ना, ऐसे समझो घंटे मिनट और सेकंड की तरह ही है जैसे टाइम में होता है। देखो जब भी हम यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। तो कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन, पाई रेडियन जो है ये 360 डिग्री होता है। बहुत काम का है, ध्यान रखना। पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के बराबर है।
पाई रेडियन जो है 360 डिग्री, सॉरी 180, 2 पाई रेडियन होता है, मैं क्या लिख रहा हूं, सॉरी 180 डिग्री के बराबर होता है। सॉरी, पाई रेडियन जो है, सॉरी सॉरी, हाँ 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये रिलेशन निकाला जाता है एक कंप्लीट सर्कल से, एक कंप्लीट सर्कल की पेरीमीटर से ये रिलेशन निकाला जाता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो पूरा 360 डिग्री रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यदि बात करें इनके रिलेशन की, तो बेटा 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री, इसमें 60 आर्क मिनट होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं, और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। ठीक है, ये वही घंटे मिनट और सेकंड की तरह है, याद रखने में आसान रहेगा। तो 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, और हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में टोटल 60 इंटू 60, 3600, 3600 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट 3600 सेकंड एंगल का रिलेशन होता है इनका। बोलो बोलो बोलो। जिस तरीके से हम टाइम का कन्वर्जन करते हैं, एंगल में भी सेम वैसे ही कन्वर्जन होता है। आप एंगल को, जैसे टाइम है, टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो क्या होता है, पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, बढ़ते बढ़ते 60 सेकंड। जैसे 60 सेकंड होता है, 1 मिनट हो गया। अब 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड, ये चलता जाएगा, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर ऐसे 59 मिनट, 60 मिनट होते ही हम कहेंगे 1 घंटा हो गया। ऐसे ही एंगल में चलता है। आप एंगल बढ़ाते जाओगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे 59, 60 सेकंड, जैसे 60 सेकंड होगा 1 मिनट हो जाएगा, फिर वो वापस बढ़ता जाएगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बढ़ते 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 फिर 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। इस तरीके से चेंज होता है। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही एंगल चेंज हो रहा है, यूनिट्स एंगल की। बेटा ये जो शिप में यूज करते हैं, बेटा जहां पे भी एक्चुअल में, जहां पे भी छोटे से एंगल के चेंज से बहुत बड़ा, यदि मान लो कोई शिप चल रहा है या कोई एरोप्लेन चल रहा है, यदि हल्का सा भी 1 सेकंड का भी उसमें फर्क होता है, और उसको मान लो 500 किलोमीटर चलना है, तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस में 1 सेकंड एंगल का भी फर्क कहीं का कहीं पहुंचा देगा, उसको दूसरी जगह पहुंचा देगा। तो यहां से भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम बहुत बड़ी डिस्टेंस, जब हम कोई मिसाइल दाग रहे होते हैं कि भाई वहां जाओ, तो उसको प्रॉपर एंगल पे फायर करना बहुत जरूरी है। वहां हल्का सा भी फ्लक्चुएशन, मान लो एक मिसाइल है 2000 किलोमीटर दूर जाके फायर मतलब ब्लास्ट करनी है, तो वहां फर्क पड़ता है छोटे छोटे एंगल का भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आता है इन यूनिट्स में आपस में कन्वर्जन, इन यूनिट्स में आपस में कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन। तो वही सिंपल सी बात है, रिलेशन यही है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, बस इसी को यूज करके हम इनमें कन्वर्जन करेंगे। आ जाओ, जैसे पाई, हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे कि भाई देखो, पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी थीटा रेडियन में है, कोई भी थीटा है रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो होगा थीटा गुना, 1 रेडियन इतना है तो थीटा रेडियन कितना हो जाएगा, थीटा गुना 180 अपॉन पाई, ये लो डिग्री में कन्वर्ट हो। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि किसी भी एंगल को जो रेडियन में है
उसको डिग्री में बदलना है तो उस एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो क्या इसको लिख दें? क्या इसको अलग से लिख दें? टू कन्वर्ट एनी एंगल, टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई इट बाई 180 अपॉन पाई। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 बाई पाई से। हो गया कन्वर्ट, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा सोचो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना? तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन। तो कोई भी एंगल डिग्री में है, मान लो थीटा है डिग्री में, रेडियन में बदलना है तो थीटा को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, ये रेडियन में आ जाएगा। तो यहां भी आपने क्या किया, कोई भी एंगल जो डिग्री में है रेडियन में बदलना है तो उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। ये बस ध्यान रख लो। टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई द एंगल बाई पाई बाई 180। अब पता है बहुत सौ को तो इसमें भी कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, या फिर आप जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, सर समझ नहीं आ रहा है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूं या 180 अपॉन पाई, क्योंकि सिमिलर हो गए ना। तो उसका एक आसान तरीका बताता हूं। देखो आपको आंसर किस में चाहिए? आपको आंसर डिग्री में चाहिए तो डिग्री ऊपर रखो, जो भी मल्टीप्लाइंग कर रहे हो उसमें डिग्री वाला ऊपर रखो। जैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 को ऊपर रखो, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब आप फाइनल किस में चाहते हो? डिग्री में चाहते हो फाइनल तो डिग्री को ऊपर रखो, 180 ऊपर रहेगा। फाइनल रेडियन में चाहते हो तो पाई को ऊपर रखो, 180 को नीचे रखो। तो इस तरीके से एंगल को हम इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री मतलब 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री में आ गया। ऐसे उल्टा है, यदि मान लो है आपको 150 डिग्री को रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिखना है तो कुछ नहीं, 150 डिग्री है ना, उसको रेडियन मतलब पाई को ऊपर रखो तो 180 नीचे आ गया। तो 3 6 18, 3 5 15, 5 पाई बाई 6 आंसर आ गया, 5 पाई बाई 6 आंसर आ गया, 5 पाई बाई 6 आंसर आ गया। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ हाँ टाइम ओवर हो गया बेटा, पता है पता है। तो एक टेबल देता हूं मैं आपको, वो टेबल आपको भर के लानी है, ये टेबल आपको भर के लानी है। इसमें मैं एक तरफ ये मतलब कुछ या तो डिग्री दे दूंगा या रेडियन दे दूंगा, आपको दूसरा कन्वर्ट करके लाना है। 0 डिग्री को दूसरी तरफ भर के लाना है आप।
है भाई, ये कन्वर्ट करके लाना, ठीक है। इसके बाद मैं अगला पढ़ाऊंगा आपको कि रिलेशन, एक सर्कुलर आर्क में रेडियस, आर्क लेंथ और एंगल में क्या रिलेशन होता है वो सीखेंगे। इसका एप्लीकेशन देखेंगे प्रैक्टिकली, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में काम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब कुछ होमवर्क, होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क की बात कर लेते हैं बेटा। कुछ होमवर्क देखो, आज के पढ़ाए हुए में तो मैं क्या ही होमवर्क दूं, एक तो ये टेबल दिया आपको, उसके अलावा आपको होमवर्क है जिसको सोल्व क्लास में नहीं करवाऊंगा मैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आपको जिसमें कोई डाउट लगता है तो डाउटफुल चीजें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा जितना मैं होमवर्क दूंगा, अब तुम यदि हर दिन होमवर्क भी मेरे से पूरा सोल्व करवाओगे तो फिर लेक्चर में वो आएगी बात। तो यहां पे होमवर्क का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, अगली क्लास में एक सॉल्यूशन लगा दिया करूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन वाले, ठीक है ना। ये आप खुद से करोगे, ये आपको होमवर्क। इसमें आपको पावर की मतलब कुछ अभी जब बेसिक मैथमेटिक्स चलेगा तो ऐसे क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा जो कहीं ना कहीं आपको कहीं कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ओके। होमवर्क का सॉल्यूशन का मैं यहां जो लेक्चर है उसी में आपको लास्ट में उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन ही मैं यहां लगा दूंगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी मैंने बताया ना बेटा, हर चीज बताऊंगा लेकिन उसको मैं जब जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है जिसकी चीज की जहां जरूरत पड़ी उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, उस तरीके से बताऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना, ओके। ठीक है, बाय बाय।